हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हो बच्चे आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएसटी क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चल रही है हमारी, और चैप्टर का नेम है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि चैप्टर के नेम से रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी हम किसे बोलते हैं? इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिन लोगों की सेम आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में कभी कभार होता है ना, आप किसी टीचर को बोलते हो कि सर आज हमने पढ़ना नहीं है, हमें ग्राउंड में ले जाओ, लेकिन दो चार बंदे होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि नहीं हम तो आज पढ़ेंगे। तो ये जो पढ़ना नहीं है ग्राउंड में ले जाओ, नहीं पढ़ना ही है, ये सेम आइडियोलॉजी वाले हो गए, तो ये पॉलिटिकल पार्टी में समझ सकते हो ऐसे। ठीक है, दूसरा आता है पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ये लोग क्या करते हैं, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं पावर को होल्ड करने के लिए, और इनको लगता है कि ये गवर्नमेंट को अपने तरीके से चलाएं, जो इनकी आइडियोलॉजी है उसी हिसाब से देश में सुधार करें। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है पार्टीशन या फिर पार्टनरशिप का। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी एक पर्सन किसी खास पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप या फिर पार्टीशन। थर्ड है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी होती है। इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है लीडर, जो कि उस पार्टी का मेन फेस होता है, जैसे कि बीजेपी का नरेंद्र मोदी हैं प्रेजेंटली। दूसरा होता है एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर होते हैं जो उनके प्रवक्ता होते हैं। थर्ड होते हैं फॉलोअर्स, जो उनके सपोर्टर होते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों का मानना ये है कि पॉलिटिक्स गंदी है, गुड है या फिर बैड है, तो ये डिपेंड करेगा। देखिए सबसे पहली बात, जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो भी पार्टी सत्ता में है, तो ये हो सकता है कि आपको वो अच्छी लगे या ख़राब लगे, लेकिन वो बनी तो तभी है ना कि उसको वोटिंग मिली है। ठीक है, तो वो बुरी तो नहीं हो सकती। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपने तो उसको चूज़ नहीं किया था, तो हम सबको क्या करना चाहिए, जब हम लोग वोटिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ना अपने जो पर्सनल रिलेशन है या जो आपके पर्सनल ओपिनियन है उनको साइड पे रख के ऑनेस्टी से वोट डालनी चाहिए। आपको जो बंदा लगता है कि देश को संभाल पाएगा, उसको अपनी कास्ट से मत जोड़ो, उसको अपनी रिलेशन से मत जोड़ो। ठीक है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अच्छी रहेंगी, कभी बुरी नहीं रह पाएंगी। और इसके बिना फिर पता चलता है कि कितने लोगों ने उनको पार्टिसिपेट किया है। अगर ज़्यादा लोग उस पार्टी को पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो पार्टी गुड होगी। अगर बहुत कम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वो पार्टी बड़ी बैड पार्टी है, मतलब कि गंदी पार्टी है। ठीक है, तो ये चीज़ें चल सकती हैं। अब नेक्स्ट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला जो इनका मेन फंक्शन होता है कंटेस्ट इलेक्शन। ये क्या करते हैं, ये इलेक्शन लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? इनको लगता है कि फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम हमारी सरकार बनाएंगे और उसको चलाएंगे, और जो पॉलिसीज है उनको डिक्लेयर करेंगे। जितने भी पब्लिक ओपिनियन है उनको आवाज़ देंगे, उनको शेप देंगे, उनको मोल्ड करेंगे। जैसे अगर कोई बंदा चाहता है कि हमारे एरिया में स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, रोड बने, फ्लाईओवर बने, तो ये बोलते हैं हाँ जी हम बना के देंगे। ठीक है, उनके ओपिनियन को ये लोगों तक लेके जाते हैं, मतलब कि प्रॉमिस करते हैं ऐसे। फिर लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, ये सरकार के साथ लोगों का लिंक जोड़ के रखते हैं। लेकिन अगर ये हार जाएं, ठीक है, तो फिर ये ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, तो ये उनके काम होते हैं। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, इंडिया में, देखिए ईसीआई है, ईसीआई को बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि सारे इलेक्शन का जो हिसाब किताब मतलब कि अरेंजमेंट वगैरह करके रखता है। ठीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके अपना नेम रजिस्टर करवाना होता है। वहाँ से उनको कोई भी एक सिंबल मिलता है, ठीक है, एक चिन्ह मिलता है उनकी पार्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट है विच पार्टी इज रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। अब हम किस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे? क्या हर पार्टी को पॉलिटिकल बोला जाता? नहीं, ऐसे नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, सबसे पहले आपको ईसीआई के पास जाके खुद को रजिस्टर करवाना होता है, फिर वहाँ से आपको एक यूनिक सिंबल भी मिलता है, और ईसीआई की तरफ से आपकी पार्टी को कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और आप लोगों को भी कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसमें सिक्योरिटी हो जाती है, आपको सरकारी घर वगैरह भी हो जाता है अगर आप लोग सत्ता में आ जाते हो। ठीक है, अब पार्टी भी 2 तरह की होती है, एक पार्टी होती है रूलिंग पार्टी और एक पार्टी होती है अपोजिशन पार्टी। जो पार्टी इलेक्शन को जीत जाती है उसको बोलते हैं हम लोग रूलिंग पार्टी, और ये जो गवर्नमेंट को रन कर रही होती है। अपोजिशन पार्टी वो वाली पार्टी होती है जो सरकार को रन नहीं कर रही होती लेकिन उसमें इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, जो पार्टी हार जाती है। अब यहाँ पे 2 1 मार्क के क्वेश्चन और हैं, एक है कोलिशन क्या होता है और एक होता है अलायंस क्या होता है। देखिए कोलिशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी जब इलेक्शन होते हैं ना, तो हर एक पार्टी को कम से कम 35-40% वोटिंग चाहिए होती है जीतने के लिए। ऐसा अगर देखो आप ये मान के चलो कि अगर इलेक्शन में 5 पार्टीज खड़ी हैं, तो उसमें से ये नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली वो जीतेगा। सबसे ज़्यादा प्लस 35-40% से ज़्यादा भी होनी चाहिए। अगर सबको 30% से कम वोटिंग मिल गया तो कोई भी नहीं जीतेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कोलिशन उसको बोला जाता है जब किसी पार्टी को मेजोरिटी में वोटिंग नहीं मिलती। एक होता है अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है, जब कोई छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक बड़ी पार्टी फॉर्म कर लेती हैं।
आप अगर मैं समझाने के लिए आपको लिखूँ, देखिए मान लो यहाँ पे एक पार्टी 1 है, एक पार्टी 2 है और एक पार्टी 3 है, और ये सबसे बड़ी पार्टी है और इसको वोटिंग मिली है 25%, ठीक है। इनको वोटिंग मिल गई, हम ये मान एक और पार्टी रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटी पार्टी एक और, बाकी 20-20-20, ठीक है, इसको कोई 15 कुछ ऐसे % मिली होगी। तो अगर हम अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, इनमें से जीता तो कोई भी नहीं है, लेकिन इन तीनों ने अपने एक ग्रुप बना लिया कि अगर ये तीनों पार्टी मिलके एक प्रॉपर पार्टी बनेंगे तो इनकी जो सरकार है वो बन जाएगी। अब इनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया या जो इनकी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अलायंस। आई होप अलायंस भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। P1 P2 P3 पार्टी से जब बनकर जाती हैं, फिर जब यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि ओपोजिशन पार्टी, तो ओपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है? ओपोजिशन पार्टी क्या होती है? जो भी गवर्नमेंट है, जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है, ठीक है, उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करवाती है। क्योंकि अगर वो कोई रूलिंग पार्टी ने कोई गलत पॉलिसी बना दी तो फटाफट से मीडिया को इकट्ठा कर लेते हैं, बताते हैं देखो ये तो इतनी गलत पॉलिसी चल रही है। तो इसके डर से जो रूलिंग पार्टी होती है फिर वो अच्छी पॉलिसी बना के रखती है। दूसरे नंबर पे फिर ये क्रिटिसाइज़ करती रहती है गवर्नमेंट को या उनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ को। थर्ड नंबर पे क्या आता है कि ये वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़, जो देश में चल रहा है वो ख़राब क्यों चल रहा है, उससे अच्छा उससे बेहतर और बेहतर क्या हो सकता था, तो ये वो चीज़ें बताती रहती है। मतलब कि देश में रौनक लगी रहती है, मज़ा आता रहता है, ठीक है, इन दोनों में। फिर आगे हमारे पास है कि नेसेसिटीज़ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी होनी करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो टू जस्टिफाई अपोज द पॉलिसी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें एक फीचर ये होना चाहिए कि वो जो भी पॉलिसीज़ अपनी बना रही है लोगों के बीच में आके उस पॉलिसी को जस्टिफाई करे कि इसको क्यों बनाया गया है या ये क्यों सही है। या फिर जब वो कोई पॉलिसी बना देते हैं उसमें अपोजिशन पार्टी को कुछ कमियां निकालती है, फिर ये बताती है कि नहीं वो जो बोल रहे हैं वो बातें गलत क्यों हैं, ठीक है। ऐसे होता है ना, जो आजकल हम मीडिया में देखते हैं डिबेट करने के लिए आते हैं, तो जो एक पॉलिसी बनी होती है अपोजिशन पार्टी भी आती है और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता भी आते हैं, तो दोनों आपस में बताते हैं आप गलत हो या आप गलत हो, ठीक है। दूसरा टू मेक द पॉलिसीज़। फिर पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्या रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नई नई पॉलिसीज़ फॉर्म करते रहना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। थर्ड भी आता है टू रिप्रेजेंट द डेमोक्रेसी। अगर ये लोग पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि कभी लोगों के बीच में नहीं आएंगे, जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ पे रही? वो तो मोनार्की सिस्टम ही बन गया ना, ठीक है। तो मोनार्की सिस्टम में भी तो ऐसे ही होता था कि कोई भी बंदा किसी को आंसरेबल नहीं होता, तो इसलिए इनको हमेशा आंसरेबल रहना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे रहते आना चाहिए। मतलब कि ये कुछ नेसेसिटीज़ है पॉलिटिकल पार्टी में। आई रिपीट अगेन कि पॉलिसी को जस्टिफाई करे, अपोज करे, पॉलिसी जो बनाते हैं हमेशा नई नई पॉलिसी बनाते रहें जो देश के लिए ज़रूरी है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आगे आते रहें, लोगों के बीच में आते रहें और अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहें। अच्छा, फिर क्या होगा? आपने कभी सोचा कि व्हाट इफ़ देयर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी? अगर कभी देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ना ही हो फिर क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कोई भी बंदा जिम्मेवार नहीं होगा देश की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए या लो जीडीपी के लिए, लो डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई ना कोई एक बंदा देश को चला रहा है ना तो उसको शाबाशी मिलेगी या उसके जूते पड़ेंगे, भाई आपने देश को डुबो दिया या आपने देश को बहुत अच्छा बना दिया। तो इसीलिए कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी तो होनी ही चाहिए हमेशा से। और इसके बिना अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इलेक्शन भी नहीं होंगे, तो वोटिंग भी नहीं होगी, तो लोग भी अपनी मर्जी का कोई भी लीडर नहीं चूज़ कर पाएंगे, है ना। तो वही बात कि मोनार्की सिस्टम चल जाएगा फिर तो, जिसके जो मन में आ रहा वो करता रहेगा। इस क्वेश्चन को हमने ना प्रीवियस एक्सप्लेन कर दिया तो ये वापस नहीं चलेगा अब हमारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन इंडिया। देखिए इंडिया में ना जो 750 से प्लस ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, लेकिन ये जितनी पार्टी इनमें ना सारी पार्टी प्रॉपर मतलब कि हमेशा से एक्टिव नहीं रहती। बहुत कम पार्टीज़ हैं जो पूरा साल 365 डेज एक्टिव रहती हैं। कुछ पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन के टाइम पे एक्टिव होती हैं, ठीक है। तो ओनली फ्यू आर रनिंग रेस फॉर गवर्नमेंट। कुछ ही हैं जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है वगैरह वगैरह, आम आदमी पार्टी, ये बस यही चलती रहती है। अब इसके बिना एक होता है वन पार्टी सिस्टम, बाई या टू पार्टी सिस्टम या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए जैसे कि मैंने इनको रेटिंग दी है, वन पार्टी सिस्टम सबसे बेकार पार्टी होती है, टू पार्टी सिस्टम थोड़ी अच्छी होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे अच्छी होती है। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जिसमें वोटिंग के लिए बस एक ही पार्टी हमेशा रहेगी, कोई दूसरा बंदा इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता, दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। जैसे कि चाइना में है CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। बायलेटरल पार्टी में जैसे USA, UK, ब्रिटेन में क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम पे हमेशा बस ओनली टू पार्टीज़ ही खड़ी होती हैं
उन दोनों में से कोई ना कोई एक फर्स्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, ऐसा इंडिया में है। ऐसे बहुत सारी पार्टीज आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 10 पार्टीज भी हो सकती हैं, जिसको मेजोरिटी में वोट मिलेगी और 30-40% से ज़्यादा मिलेगी, वही बंदा जो है वो इलेक्शन में जीत पाएगा, ठीक है। ये इंडिया फ्रांस में ऐसे चलते आ रहा है। लेकिन वन पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में से मल्टी क्यों ज़्यादा बेटर है, और हर बार क्या मल्टी बेटर है, ऐसा भी नहीं है। देखिए, वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो दूसरी पार्टी के पास तो लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं रहती, फिर इसके दिल में जो आएगा ये वही करेगा। तो डिक्टेटरशिप कभी कभार अच्छी नहीं रहती है ना, मोस्टली अच्छी नहीं रहती। मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पे बेहतर हो रहती है जहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा है, लोग सोशली डाइवर्स हैं, मतलब कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, और एरिया बहुत बड़ा है, तो एक बंदे के लिए कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, ठीक है जी। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में अलायंस और कोalition वगैरह ये चलती रहती हैं, ये आम चीज़ें रहती है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी होगी? अगर किसी भी पार्टी को 6% या उससे ज़्यादा वोटिंग लोकसभा में मिली हो, या फिर उसके पास 4 से ज़्यादा सीट या 4 सीट हो लोकसभा में, तभी उस पार्टी को हम बोलेंगे कि वो पार्टी जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम लिखे हुए हैं। सबसे पहले है इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में ये फॉर्म हुई थी। इसका जो मेन थीम रहता है वो सेकुलरिज्म का है, स्पोर्ट वेलफेयर है, वीकर सेक्शन को साथ लेके चलना है और माइनॉरिटी को लेके साथ चलना है, ठीक है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सारे रिलीजन के लोग सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे, वेलफेयर करेंगे, लोगों का भला करेंगे। वीकर सेक्शन जो कमज़ोर सेक्शन है, बैकवर्ड है, माइनॉरिटियाँ हैं, जो कैटेगरी के जिस कास्ट कैटेगरी रिलीजन के लोग कम हैं, ठीक है, उनको माइनॉरिटी बोल देते हैं। ये सबको साथ चलने में मतलब कि इंटरेस्टेड रहती है कांग्रेस की पार्टी। सेकंड वन इज़ बीजेपी, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। ये फॉर्म हुई थी 1980 में, ठीक है। तो ये कल्चरल नेशनलिज्म ये बोलते हैं कि जो हमारे देश की कल्चर है वो सेफ रहनी चाहिए, बाकी चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। थर्ड है बसपा बीएसपी, इसको बहुजन समाज पार्टी भी बोलते हैं। ये फॉर्म हुई थी 1984 में। इनके जो फाउंडर थे वो कांशीराम जी थे, ठीक है। ये दलित वगैरह के वेलफेयर के लिए पार्टी बनी थी और ये उन लोगों को सपोर्ट करती है हमेशा से। इससे नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये वाली जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है ना, ये स्प्लिट हो रखी है, ये वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो क्या हुआ था कि इनमें भी एक बार कुछ इशू वगैरह चले थे इंटरनल मैटर की वजह से, फिर 1999 में शरद पवार ने एक अलग पार्टी बना दी थी जिसको एनसीपी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। इसका मेन थीम क्या था? ये स्प्लिट इन द कांग्रेस से अलग होकर बनी थी। डेमोक्रेसी, गांधी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी वगैरह को साथ लेके चलने में इंटरेस्टेड थी, ठीक है। और इसका ये भी मानना था कि सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म हमेशा अलाइव रहना चाहिए। अगर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, तो इनमें ये चैलेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं, हम वो चैलेंजेस पढ़ के देखते हैं, ठीक है। वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला चैलेंज, ये चैलेंजेस कुछ लिखे हुए हैं। इंडिया में क्या रहता है कि जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं रहती। डेमोक्रेसी क्यों नहीं रहती? जो पार्टी का बड़ा लीडर होता है, ज़्यादातर डिसीजन उसी के होते हैं। पार्टी को लगता है कि पार्टी चली इसी फेस की वजह से रही है, वन फेस की वजह से चल रही है, इस करके उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं रहती। जो लोग बड़े लीडर बोलते हैं, छोटे लीडर्स को वही बातें माननी पड़ती हैं। फिर टॉप लीडर इन पावर, हमेशा बड़े, जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला है, जो वो पार्टी का बड़ा फेस होता है, बड़ा चेहरा होता है, उसको पावर में रखा जाता है, उसके हिसाब से पार्टी को चलाया जाता है और उसी के ऑर्डर दूसरे लोगों को फॉलो करने होते हैं। और पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर मैटर करती है। अगर वो कुछ डिसीजन देश के हित में नहीं भी ले रहे, या कुछ बंदे को, कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे एरिया के हिसाब से ये डिसीजन अच्छे नहीं हैं, तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। इम्पोर्टेंस उन्हीं लीडर को मिलेगी पार्टी के अंदर जो लोग अपनी लीडर की बातें मान रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बिना रोल ऑफ मनी एंड पावर, अगर आपके पास मनी है, आपके पास पावर है, आपका अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा नाम है, चाहे वो गुंडागर्दी में क्यों ना हो, तो आपको सपोर्ट मिलेगी। फिर डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो मेरे फादर लीडर हैं, तो मुझे भी लीडर ही बनाया जाएगा और आगे मैं भी अपने बेटे को लीडर बनाने के बारे में ही सोचूंगा, ठीक है। तो इसको डायनेस्टिक सक्सेशन बोलते हैं हम लोग। और इसके बिना ये जो हम ऊपर लिख रहे थे, तो जो इंडिया में नेशनल पार्टीज़ हैं वो टोटल 6 पार्टीज़ हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है, एमसीक्यू में आ जाता है। ये लास्ट पेज है हमारा। फिर कुछ स्टेट पार्टीज़ हैं। स्टेट पार्टी किसको बोलते हैं? जिस पार्टी को 6% या उससे ज़्यादा वोट मिल रही हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा सीट हो स्टेट असेंबली में, ठीक है। 2 से ज़्यादा सीट होनी चाहिए, या तो कम से कम 2 सीट्स हो,
या फिर 6% से ज़्यादा वोटिंग हो रखी हो तो उसको स्टेट पार्टी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टीज़ के नेम लिखे हुए हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, इसको फॉरवर्ड ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस भी बोलते हैं। तेलंगाना की द तेलंगाना राष्ट्र समिति बोला जाता है। बिहार में जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल वगैरह है। ठीक है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, ये शुरू से एक्टिव चल रही है वहाँ पे पार्टीज। ठीक है, फिर इसके बिना ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं हमारे, जो कि अमेंडमेंट हो गए, अमेंडमेंट का मतलब सुधार करना। ठीक है, ये सजेशन हो गए जो हमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी प्लस लीडर्स के लिए रखने चाहिए, जिससे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सही रहे, हमारे लीडर्स भी थोड़ी मतलब कि जो है ना वो मतलब कि अगर हम बोल देते हैं कंट्रोल में रहें। ठीक है, तो उनके लिए कुछ अमेंडमेंट या सजेशन। सबसे पहला क्या बनाया गया था कि जो वुमेन कैंडिडेट है कोई भी पार्टी है उसका 1/3 पार्ट मतलब कि 33% सीटें वुमेन को जरूर मिलेंगी। वुमेन है वही तो वुमेन की प्रॉब्लम को समझेंगी, अदरवाइज मेल डोमिनेट सोसाइटी माना जाता है। फिर दूसरे नंबर पे ये चीज़ें चलती है कि जो मैंडेटरी टू द गिव प्रॉपर्टी डिटेल्स। ठीक है, कोई भी बंदा जो इलेक्शन में खड़ा होता है उसको उससे पहले ना अपनी प्रॉपर्टी डिटेल देनी होती है, शेयर करनी होती है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है कि अगर कोई भी एमपी एमएलए, मान लो कि मैं अब किसी पार्टी से जीत गया हूँ, अब जीतने के बाद मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, तो मैं ये सीट यहीं पे छोड़ के जाऊँगा। जिस पार्टी से मैं जीता हूँ ना, अगर मैं हारी हुई पार्टी में जा रहा हूँ तो मेरी सीट यहीं पे रह जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं इस सीट को कैरी करके दूसरी सीट में जाके बैठ जाऊँगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में स्टेबिलिटी रहती है और देश में भी अच्छे सुधार रहते हैं। तो यही था चैप्टर हमारा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।